नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में जानेंगे आज? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आज अपन इस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विवर्तनिकी शब्द की बात कर लेता हूं मैं आपसे। सबसे पहले तो विवर्तनिकी, विवर्तनिक इस शब्द की बात कर लेता हूँ। ये शब्द यूनानी भाषा का है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? यूनानी भाषा का। ठीक है, यूनानी भाषा से यह शब्द लिया गया है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक बोल लो या फिर इसको, और यूनानी भाषा का जो शब्द है उसे क्या बोलते हैं अपन? टेक्टोनिक। टेक्टोनिक इस शब्द को तो आपने सुना ही होगा। ये शब्द था टेक्टोनिक, ये यूनानी भाषा का शब्द है। इसको टेक्टोनिकस, यूनानी भाषा में इसको टेक्टोनिकस कहा जाता है। तो इस शब्द से ये टेक्टोनिक लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है निर्माण से जुड़ा हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण से जुड़ा। ठीक है, निर्माण से जुड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि प्लेटों के टेक्टोनिक की थ्योरी। प्लेटें, आपको पता होगा कि महाद्वीप जो है वो प्लेटों में विभक्त है। एक तरीके से बोला जाए तो महाद्वीप जो है वो एक तरीके से प्लेटों में विभक्त पड़ा है। ठीक है, ये सब प्लेटें मिली हुई है पूरे महाद्वीप में। हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी की पूरी प्लेटों में विभक्त है। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए कुछ भी घटनाएं जब होगी ना, तो उन घटनाओं को अपन विवर्तनिकी कहेंगे। तो प्लेटों से जुड़े हुए घटनाओं को अपन विवर्तनिकी कहते हैं। चाहे वो आंतरिक पृथ्वी के अंदर की घटना हो, चाहे वो पृथ्वी के कोई बाहर की घटना हो, या फिर कोई किसी प्रकार का इस पर बल लग रखा हो, तो वो सब चीज़ें किस में आएगी? वो विवर्तनिक शब्द में आएगी। ठीक है, तो इस शब्द को आप एक आसानी से समझ लीजिएगा। यूनानी भाषा का टेक्टोनिकस शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माण से जुड़ा हुआ। तो प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब प्लेटों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अपनी कुछ पृथ्वी हमें देखने को मिलती है। एक टुकड़ा यदि पृथ्वी का निकाला जाए तो, ठीक है, तो इसमें कुछ भाग होता है। एक भाग होता है क्रस्ट। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र हो गया क्रस्ट। क्रस्ट, ठीक है, इस क्षेत्र को कहा जाता है क्रस्ट। और क्रस्ट जो है वो लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक हो सकता है। महासागरों में देखेंगे तो कम देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर पहाड़ों के वाले इलाकों से देखा जाएगा तो ये 100 किलोमीटर तक चला जाता है। ठीक है, तो क्रस्ट एक परत हो गई पृथ्वी की। तो इसकी जो लंबाई है वो 0 से 100 किलोमीटर तक की ये पूरी चौड़ाई है इसकी ये। ठीक है, इसके नीचे एक और परत पाई जाती है जिसे अपन मेंटल कहते हैं। दूसरी परत को कहा जाता है मेंटल। ये जो परत है इसको कहा जाता है मेंटल। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो कहाँ से कहाँ तक होएगी? तो क्रस्ट की जो लंबाई होएगी वो 100 किलोमीटर से लगा करके 100 किलोमीटर से लगा करके 2900 किलोमीटर तक, लगभग 2850 किलोमीटर तक की मानी जाती है ये दूसरी परत, जो एक तरीके से बोला जाए तो पानी के रूप में है, अर्ध तरीके से है। इसको बोल सकते हैं कि ये एक पानी के तरीके से मैग्मा, लावा भरा पड़ा है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर की जो परतें देखने को मिलती है तो हमें 2 परतें और देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है कोर। इसको क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है। और कोर जो है लगभग 2900 किलोमीटर से लगा करके 2850 किलोमीटर से लगा करके 6378 किलोमीटर तक है। 6378 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, इसी के अंदर यदि चर्चा की जाए तो ये जो पहला हिस्सा है, ये जो पहला हिस्सा है इसको बोला जाता है,
ये तो हो गया अपना कौन सा क्षेत्र हो गया, इनर कोर। ठीक है, ये दो तरीके से बटेगा। ठीक है, इस तरीके से बट जाएगा ये दो भागों में। एक तो हो जाएगा इनर कोर, एक हो जाएगा आउटर कोर। ठीक है, इसको बोला जाएगा इनर कोर, इसको बोला जाएगा आउटर कोर। तो अपन लोगों ने ये जाना कि क्रस्ट, मेंटल और कोर इन तीन परतों में बटी हुई है, जिनमें से क्रस्ट जो है वो 0 से 100 किलोमीटर तक है, मेंटल जो है 100 से 2900 किलोमीटर तक है, और कोर की जो परत है वो 2900 किलोमीटर से लगा करके पृथ्वी के केंद्र तक जो 6378 किलोमीटर है वहां तक क्या पाया जाएगा, कोर परत पाई जाएगी। ठीक है, इस क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है, एक तरीके से बोला जाए तो इसको सियाल भी कहा जाता है। सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होने के कारण इसको सियाल भी कहा जाता है। और इस क्रस्ट के अंदर थोड़ा सा हिस्सा ये मेंटल का भी जुड़ जाएगा, इतना हिस्सा जुड़ जाएगा, तो इसको सियाल कहा जाएगा। फिर इसके नीचे का जो हिस्सा हो जाएगा उसे सीमा कहा जाएगा। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम जहाँ पाई जाएगी उसे सीमा कहा जाएगा। सिलिका और एल्यूमिनियम से जो बनी हुई परतें हैं वो अपनी ऊपर की हो जाती है, तो इसको अपन सियाल भी कहते हैं। तो ये हो जाती है पृथ्वी की आंतरिक परतों के संबंधित बात। तो ये चीज़ हो गई पृथ्वी के आंतरिक परतों से संबंधित बात। अब अपन पढ़ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है वो कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, उसको जानने से पहले हमें कुछ और सिद्धांतों को जानना पड़ेगा, क्योंकि यह जो सिद्धांत दिया गया है वो 3-4 सिद्धांतों का जो थ्योरी दी हुई है उन थ्योरियों को मिला करके इसका सम्मिलित रूप बनाया जाता है। तो इसमें कई सारे हमारे सिद्धांत हो जाते हैं, जिनमें एक आ जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। एक सिद्धांत आ जाता है अपना महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, ये आ जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसे अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। इसको किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर 1912 के आसपास यह दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा अपना सिद्धांत आ जाता है जिसे अपन संवहन धारा का सिद्धांत कहते हैं। संवहन धारा का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा अपना सिद्धांत जो है वो संवहन धारा का सिद्धांत आता है, और यह जो हमारा सिद्धांत हो जाता है वो आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था, आर्थर होम्स। इस व्यक्ति ने संवहन धारा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद में एक अपना व्यक्ति आ जाता है जिसे अपन समुद्री तल प्रसार सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत अपना हो जाता है समुद्री तल प्रसार सिद्धांत। ठीक है, समुद्री तल प्रसार सिद्धांत जिसको किस व्यक्ति ने दिया था, हैरी हेस नामक व्यक्ति ने दिया था। हैरी हेस के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। इसके बाद में अपना अगला सिद्धांत और इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो आ जाता है वो आ जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यही सिद्धांत अपन लास्ट में पढ़ेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी से जुड़ी सभी घटनाओं का आकलन करता है। सभी घटनाओं का ये एक तरीके से बोला जाए तो इन सभी सिद्धांतों का सम्मिलित रूप है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हमारी हो जाती है वो हमें पृथ्वी से जुड़ी हुई प्रत्येक घटना के बारे में आराम से व्याख्या करती है और सटीक व्याख्या करती है। इसलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही ज़्यादा माना जाता है। इससे पहले जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको भी माना जाता है, लेकिन जितना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मान्यता दी गई है उतनी इन थ्योरियों को नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसलिए इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देने वाला व्यक्ति कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम है मैकेंजी और पार्कर। दो व्यक्तियों के नाम देखने को मिलते हैं अपने को, एक का नाम है मैकेंजी, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का नाम है पार्कर। इन दो व्यक्तियों के द्वारा यह सिद्धांत अपना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी जाती है। अब मैं एक एक सिद्धांत को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अपन महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की चर्चा करते हैं, जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में काम आएगा समझने के लिए। तो वह चीज़ क्या है, उस चीज़ की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय
विस्थापन सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया जाता है? यह सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया जाता है। वेगनर के द्वारा 1912 में दिया जाता है। ठीक है, 1912 वर्ष बोल दो या फिर 1912 ईस्वी बोल दो, तो 1912 में यह वेगनर के द्वारा दिया जाता है। वेगनर की चर्चा की जाए तो वेगनर जर्मनी का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का निवासी था और जर्मनी का एक जलवायु विज्ञानी था। जलवायु विज्ञानी नहीं बल्कि मौसम विज्ञानी था ये, मौसम विज्ञानी। ठीक है, तो ये जर्मनी का एक मौसम विज्ञानी था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह व्यक्ति महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं देना चाहता था। यह व्यक्ति तो कुछ और ही ढूंढ रहा था। यह व्यक्ति का जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य क्या था? तो यह व्यक्ति अपना काम कर रहा था। यह व्यक्ति ये जानने की कोशिश कर रहा था कि प्राचीन भारत में, प्राचीन विश्व में, ठीक है, भारत का नहीं था ये, जर्मनी का था। ठीक है, तो प्राचीन विश्व में किस प्रकार की जलवायु थी। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्राचीन विश्व में किस प्रकार की जलवायु थी, यही पता लगाना चाहता था वेगनर। लेकिन जब ये पता लगाने के लिए निकलता है तो ये पाता है कि अलग अलग जगहों पर ठंडे क्षेत्रों से हमें कोयला प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ठंडे क्षेत्रों से कोयला। तो इसको क्या मिला? ठंडे क्षेत्र से कोयला। अब मुझे ये बताइए कि ठंडे क्षेत्र में कोयला कैसे आ सकता है? ये तो असंभव हो सकता है, क्योंकि ठंडे क्षेत्र जो थे वहाँ पर पेड़ पौधे पहली बात तो उग ही नहीं सकते आराम से, उनके लायक वो मौसम ही नहीं था। तो ठंडे क्षेत्रों में कोयला आया तो आया कहाँ से? पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे कैसे दब सकते हैं? यही एक दिमाग की बत्ती हिला देने वाला क्वेश्चन हो जाता है कि ठंडे क्षेत्रों में कोयला आया तो आया कहाँ से? क्योंकि कोयला तो वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, और पेड़ पौधे हमेशा भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र के पास में ही पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि या तो इसने फिर दो उदाहरण दिए, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था और उसको मिल गया क्या? कोयला मिल गया, ठंडे क्षेत्रों से कोयला मिल गया। कई सारे उदाहरण इसको मिले, तब जाकर के इसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो अब मैं चर्चा करता हूँ कि वेगनर ने दो बातें कही। वेगनर ने दो बातें कही। वेगनर ने दो बातें क्या कही? वेगनर ने दो इंपॉर्टेंट बातें कही। पहली बात तो वेगनर ने ये कहा कि या तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है या फिर जलवायु का विस्थापन हुआ है। तो इसने क्या कहा? या तो महाद्वीप हुए हैं या फिर जलवायु विस्थापित हुई है। ये दो बातें इस वेगनर ने कही है कि या तो महाद्वीप पहले जो अपनी पृथ्वी है, गोल तरीके से पृथ्वी है, तो पृथ्वी में बीच में भूमध्य रेखा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी के पास में पूरा का पूरा एक महाद्वीप रहा होगा जिसके धीरे धीरे टुकड़े हो गए होंगे, और टुकड़े होने के बाद में ये चारों ओर फैल जाते हैं, महाद्वीपों के रूप में ये फैल जाता है। पहले एक ही भाग रहा होगा भूमध्य सागर के पास में, उस समय यहाँ पर पेड़ पौधे उगे भी होंगे। जब ये क्षेत्र उत्तर और दक्षिण की तरफ फैलना शुरू होते हैं तो फिर इनमें जो वनस्पति थी वो दब जाती है और कोयला बन जाता है। तो या तो ये बात हो सकती है, या फिर इसने कहा है कि महाद्वीप, या फिर दूसरा उदाहरण इसने ये दिया है कि या तो यदि महाद्वीप नहीं खिसके हैं, ठीक है, यदि महाद्वीप नहीं खिसके हैं ना, ये इस तरीके से कुछ महाद्वीप अपने, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, और ये अपना वो सिस्टम हो जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला। तो इस तरीके से या तो महाद्वीप या फिर जलवायु इस तरीके से रही होंगी, भूमध्य रेखा इस तरीके से रही होंगी, उल्टी सीधी,
तभी वनस्पति उग सकती है। तो इसने दो उदाहरण दिए, या तो महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे, या फिर जलवायु जो है वो अलग रही होगी अलग अलग क्षेत्रों में। ठंडे प्रदेशों में जो ग्रीष्म जलवायु, उष्ण जलवायु पाई जाती है वो रही होंगी ठंडे क्षेत्रों में, या फिर ठंडे क्षेत्र खुद उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में रहे होंगे। तो ऐसी बातें वेगनर के द्वारा कही जाती है, और वेगनर ने बताया अपने सिद्धांत के अंदर, वेगनर ने दो बातें कही। ठीक है, तो वेगनर ने क्या बातें कही, एक थ्योरी दी, और थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी गोल है। वो तो ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पृथ्वी तो गोल ही है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा इसको महाद्वीप कहा। पहले पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था जो सबसे बड़ा महाद्वीप था, और इसी महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता था। वेगनर ने कहा इसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, और ये जो क्षेत्र देखने को मिलता है इसे पेंथालासा कहा जाता था। एक ही महासागर था, एक महासागर, इसे पेंथालासा कहा जाता था। ठीक है, तो पेंजिया और पेंथालासा ये दो चीज, पेंजिया जो था वो एक बड़ा महाद्वीप था, पेंथालासा जो था एक बड़ा महासागर था। धीरे धीरे क्या होता है, इनका इस महाद्वीप का टूटना शुरू होता है। धीरे धीरे क्या काम होता है, इस महाद्वीप का टूटना शुरू होता है, और यह जो महाद्वीप है धीरे धीरे टूटते टूटते खिसक जाता है। बताया जाता है कि पृथ्वी की यदि आंतरिक भाग को यदि अपन देखेंगे ना, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेग्मा भरा पड़ा है। ठीक है, ऊपर की परत तो मोटी तरीके से जमी हुई पड़ी है, उसके नीचे मेग्मा भरा पड़ा है। इस तरीके से कुछ पाया जाता है। इस तरीके से पृथ्वी के अंदर की बात की जाए तो इस तरीके से, ये तो हो गई मोटी परत जिसे अपन क्रस्ट कहते हैं, सियाल परत कहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे मेग्मा भरा पड़ा है, और मेग्मा भरा रहने के कारण बताया जाता है कि वो जो अपन संवहन धारा का सिद्धांत है उसके अनुसार कहा गया है कि जो ये मेग्मा है, नीचे गर्म मेग्मा है, ऊपर थोड़ा ठंडा मेग्मा है। तो गर्म मेग्मा, जिस तरीके से अपन लोग चाय बनाते हैं, तो चाय के अंदर जब पानी को अपन उस बर्तन में उबालते हैं तो नीचे से किस तरीके से बुलबुले उठ करके ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी घटना रही होगी। ठीक उसी तरीके से जो नीचे का हिस्सा है, जो अपना नीचे का हिस्सा है, उस क्षेत्र से संवहनीय धाराएं, बुलबुले उठे होंगे गर्म पानी होने की वजह से, और जब ये बुलबुले उठे तो इस तरीके से बहना शुरू हुए होंगे। ठीक है, दूसरी तरफ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बुलबुले उठना शुरू हुए होंगे, और यहाँ पर एक और परत रही होंगी। ये पहले तो एक साथ जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे ये टूटना शुरू हो जाते हैं। ये वाला हिस्सा इधर खिसक जाता है, और ये वाला हिस्सा इधर खिसक जाता है। तो इस तरीके से टूटते हुए ये महाद्वीप अलग अलग जगहों पर फैल जाते हैं। इसलिए इसने बताया कि जब महाद्वीप पेंजिया टूटता है तो दो क्षेत्र बन जाते हैं। पेंजिया टूट गया और दो भाग बन गए, और वो दो भाग कौन कौन से बने, एक क्षेत्र तो ये बन गया, दूसरा क्षेत्र ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से पेंजिया और पेंथालासा टूट जाता है। और जब पेंजिया और पेंथालासा टूटता है तो उत्तर वाले क्षेत्र को लोरेशिया कहा गया। उत्तर वाले क्षेत्र को लोरेशिया के नाम से जाना गया, दक्षिण वाले क्षेत्र को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये टूट जाता है, और इसके जो बीच वाला जो हिस्सा बचता है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस क्षेत्र को टेथिस सागर कहा जाता है। टेथिस सागर। इस तरीके से पहले एक महाद्वीप था, फिर वो संवहनीय धाराओं के कारण टूट गया होगा। इस वजह से दो क्षेत्र हो गए, एक हो गया लोरेशिया क्षेत्र और एक हो गया अपना गोंडवाना क्षेत्र। इस तरीके से महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हमें बताता है कि पहले महाद्वीप जो था वो पेंजिया के रूप में था, जिसके दो टुकड़े हो गए, एक पेंथालासा, एक लोरेशिया बन गया और दूसरा अपना
गोंडवाना लैंड बन गया। तो इस तरीके से इनका विभाजन रहा होगा। तो ये बात कौन कहता है? अपना वेगनर महोदय बताता है। ठीक है, तो ये कौन बताता है? अपना वेगनर महोदय बताता है। और ये घटना कब होती है? तो ये जो घटना होती है ये पूरी की पूरी टूटने वाली महाद्वीपों के विस्थापन, बड़े बड़े महाद्वीपों के विस्थापन की जो घटना होती है, ठीक है, ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 200 मिलियन वर्ष पहले, जिसे अपन ट्रियासिक काल बोलते हैं। ट्रियासिक काल बोले तो 200 मिलियन वर्ष पहले। तो 200 मिलियन वर्ष पहले ये घटना हुई थी, जो महाद्वीप आपस में टूटना शुरू हुए थे। पहले एक ही था जिसे अपन पेंजिया कहते थे, बड़ा महासागर था जिसे पेंथलासा कहा जाता था। और जब पेंजिया टूटता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक को लोरेशिया कहा जाता है, एक को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और जो इन टूटने की वजह से जिस क्षेत्र में पानी भर जाता है उस क्षेत्र को कहा जाता है टेथिस सागर। और यह घटना ट्रेसिक काल में होती है, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले यह घटना हुई थी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में अपना विश्व का जो मानचित्र है उसमें कितने महाद्वीप हैं और वो महाद्वीप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो विश्व के, ठीक है, लोरेशिया अपन ने बात की, पेंजिया जो टूटा वो कितने भागों में टूटा? 2 भागों में टूटा। ठीक है, एक तो लोरेशिया, एक गोंडवाना लैंड। लोरेशिया की बात की जाए तो आज का हमें वर्तमान का उत्तरी अमेरिका देखने को मिलता है। तो लोरेशिया की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये लोरेशिया का भाग हुआ करता था। एक अपने को यूरेशिया का भाग देखने को मिलता है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया की जो प्लेट हमें देखने को मिलती है, महाद्वीप देखने को मिलते हैं, वो भी एक समय पहले लोरेशिया वाले भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये भी लोरेशिया का भाग रहा है। एक क्षेत्र और आता है जिसे अपन ग्रीनलैंड कहते हैं, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये ग्रीनलैंड वाला भाग था, ये भी कहाँ का था? तो ये भी लोरेशिया का भाग था। दूसरा टुकड़ा जो होता है उसे अपन ने गोंडवाना लैंड कहा था, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये जो गोंडवाना लैंड है ना, इसके कौन कौन से हिस्से हैं? तो जो बच गया वो सारा का सारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। कुछ भाग टेथिस सागर का भी रहा है। गोंडवाना लैंड की बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, इसके अलावा अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा प्लेट देखने को मिलेगा अपने को? इसके अलावा गोंडवाना लैंड का अपना प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र थे वो गोंडवाना के लिए थे, ये लोरेशिया का भाग था। याद रखना, पृथ्वी पर केवल 2 ही चीज़ें उपलब्ध थी। एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता था, महाद्वीप के हो गए टुकड़े, उत्तरी वाला भाग लोरेशिया कहलाया, दक्षिणी वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और लोरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ग्रीनलैंड जो हमें आज देखने को मिलते हैं वो लोरेशिया के भाग हुआ करते थे, जो खिसकते खिसकते उत्तर की ओर आ जाते हैं। तो यह बात कही है अपने वेगनर महोदय ने। तो ये हो जाती है अपनी वेगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित कहानी, कि पहले एक ही हिस्से पर थे, बाद में ये खिसकते खिसकते फैल जाते हैं। इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, इन्होंने इसके पक्ष में तर्क भी दिए। वेगनर ने इसके महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में तर्क भी दिए, पक्ष में तर्क। उनको कुछ समानताएं मिली। ठीक है, और वो समानताएं हमें भी पता होना चाहिए। वेगनर ने कहा कि पहले महाद्वीप एक ही जगह पर स्थित थे। इसके पक्ष में मैं आपको तर्क भी दे सकता हूं। पहला इन्होंने तर्क दिया जिगसा फिट का, जिगसा फिट। अब आप बोलोगे ये जिगसा फिट क्या होता है?
तो आपने मानचित्र उठाना और मानचित्र में देखना दक्षिण अमेरिका का हिस्सा किस प्रकार का है। दक्षिण अमेरिका का मानचित्र किस प्रकार का है, कुछ आपको इस टाइप का दक्षिण अमेरिका का मानचित्र देखने को मिलेगा। अफ्रीका का मानचित्र देखोगे तो आपको कुछ अफ्रीका का मानचित्र भी इसी तरीके का देखने को मिलेगा। और जब अपन दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, आप मानचित्र में चेक कर लेना, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, ठीक है, एक चीज तो हो गई अपनी दक्षिण अमेरिका, और दूसरी चीज क्या हो गई अपनी अफ्रीका। यदि अपन इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आप देखना इनकी जो बॉर्डर है, जो इनका बॉर्डर कटा हुआ है ना, इस तरीके से अपन देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का, तो इस तरीके से यदि इन दोनों को जोड़ा जाएगा ना, तो ये आराम से फिट बैठ जाएगा। तो जिगसा फिट इसी को कहा जाता है कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वो एक साथ में फिट बैठ रहे हैं, एक साथ में जुड़ रहे हैं और एकदम एक समान तरीके से जुड़ रहे हैं। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों क्षेत्र एक समय पहले एक साथ में जुड़े हुए थे, बाद में ये खिसक जाते हैं, धीरे धीरे विस्थापन हो जाता है इनका, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना विस्थापन कहलाता है। तो महाद्वीपों का एक जगह से दूसरी तरफ विस्थापन हो गया था 200 मिलियन वर्ष पहले, यह घटना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहला उदाहरण तो हमें इसके पक्ष में इन्होंने तर्क दे दिया कि भाई जिग्सा फिट को आप देखो, जिग्सा फिट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों क्षेत्र एक साथ में जुड़े हुए थे। इन्होंने दूसरा उदाहरण दिया टिलाइट का। ये टिलाइट क्या होता है, टिलाइट की बात की जाए ना, तो ये होता है ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर जो होते थे उनके निक्षेप से निर्मित चट्टान। ग्लेशियर जो है, बड़े बड़े बर्फ के जो ग्लेशियर हुआ करते थे उनके निक्षेपों से निर्मित अवसादी चट्टानें हुआ करती है। तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हमें भारत में देखने को मिली है, और भारत में कौन से क्षेत्र में देखने को मिली है, प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिली है। अब आप बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े ग्लेशियर कैसे हो सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा है, वेगनर महोदय ने कहा है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। यह घटना रही होगी, पहले दोनों क्षेत्र एक साथ में जुड़े हुए हैं, और ये जो क्षेत्र था दोनों क्षेत्र एक साथ में जुड़े हुए थे, इसी में हमारा प्रायद्वीपीय भारत भी था, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर हिम युग रहा था, और हिम युग रहने की वजह से हमें टिलाइट के प्रमाण देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत से हमें ये टिलाइट के प्रमाण देखने को मिले हैं। मोटी टिलाइट की चट्टानें हमें देखने को मिली है, जिस वजह से इतिहासकारों ने भी और भूगोलवेत्ताओं ने भी इस बात के साक्ष्य माने हैं कि भाई टिलाइट प्रायद्वीपीय भारत में यदि पाई गई है तो वो हमें बताती है कि यह एक बार ठंडा समय रहा होगा, यहाँ पर शीत युग रहा होगा। तो यह बात हो जाती है अपनी टिलाइट से संबंधित। टिलाइट किसे कहते हैं, बड़े ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जो अवसाद बचता है उन अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है, ठीक है। उनके पिघलने से जो अवसादी चट्टानें बनती हैं उन्हें टिलाइट कहा जाता है, ठीक है। प्लेसर निक्षेप, दूसरा उदाहरण अपन देख सकते हैं, प्लेसर निक्षेप। अब आप बोलोगे कि प्लेसर निक्षेप क्या होता है, ठीक है। प्लेसर निक्षेप क्या होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। अब अपन चर्चा करते हैं प्लेसर निक्षेप की। प्लेसर निक्षेप क्या होता है, इसकी यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो प्लेसर निक्षेप कुछ और नहीं, नदियों और झीलों के तल में जमी हुई बजरी और रेत होती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नदी या झील के तल में जमी हुई रेत, ठीक है, रेत या फिर इसको बजरी भी कह सकते हैं। इसको कहा जाता है प्लेसर निक्षेप। नदी या झील का जो क्षेत्र होगा उसमें जो नीचे तल में जमी हुई रेत होगी या फिर बजरी होगी उसे प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। हमें प्लेसर निक्षेप भी कुछ इस तरीके से उदाहरण मिले हैं कि हमें मानना पड़ेगा कि पहले महाद्वीप एक जगह पर ही थे। कैसे मानना पड़ेगा, तो प्लेसर निक्षेप के इन्होंने उदाहरण दिए कि घाना। प्लेसर निक्षेप का उदाहरण आपको देखना पड़े तो सबसे बड़ा तट जो है अपना घाना का तट है। घाना तट के ऊपर
घाना तट है वहाँ पर ऐसी कोई भी चट्टान नहीं है जिससे हमें सोना प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर सोने के कण मिलते हैं। सोने भारी मात्रा में वहाँ से सोने उपलब्ध हो रहे हैं। वहाँ पर वहाँ की जो ये जो प्लेसर निक्षेप है, वहाँ की रेत जो है, वहाँ की मिट्टी जो है, उसके अंदर हमें सोना देखने को मिल रहा है। और ये सोना जो घाना के तट पर हमें देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम यही सोने की जो क्षेत्र है वो हमें ब्राज़ील में भी देखने को मिल रहा है। आज तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ब्राज़ील बहुत दूर है घाना के तट से, लेकिन ब्राज़ील के तट पर भी हमें, ब्राज़ील के पूर्वी तट पे भी हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। तो क्या उदाहरण देखने को मिले हैं? एक समान सोने के अवशेष, सोने के कण, ठीक है, और वो भी जमी हुई रेत के रूप में देखने को मिला है। बल्कि घाना के अंदर जो चट्टान पाई गई है उस चट्टान में कोई भी सोना नहीं था। इसका मतलब यहाँ पर कोई सोना कैसे आ सकता है? तो कहा जाता है कि ये दोनों क्षेत्र एक समय पहले एक साथ में जुड़े हुए थे, जिस वजह से ये क्षेत्रों से यहाँ से हमें सोने के कण, सोने का अवसाद, सोने की मिट्टियाँ देखने को मिलती है। घाना के तट से एक साथ में जुड़े रहे होंगे। तो यह भी एक उदाहरण है, आप लिख लेना प्लेसर निक्षेप के अंदर, कि हमें प्लेसर के निक्षेप प्राप्त हो रहे हैं जहाँ पर सोने के कण मौजूद हैं। घाना के तट पर सोने की कोई चट्टान नहीं है, फिर भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसलिए अनुमान लगाते हैं कि ब्राज़ील का जो तट है वहाँ पर ज़रूर हमें सोने के तट कण मिलते हैं। तो वहीं का क्षेत्र घाना के तट के साथ में जुड़ा हुआ रहा होगा, इसी वजह से हमें सोने के कण उपलब्ध होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं प्लेसर निक्षेप से संबंधित, कि प्लेसर निक्षेप के उदाहरण हमें घाना और ब्राज़ील के तट पर देखने को मिले हैं, ठीक है। और हमें कुछ जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। दूसरा उदाहरण अपन पक्ष में तर्क दे सकता है कि जीवाश्म, इसके आगे एक समान जीवाश्म लगा लीजिए, एक समान जीवाश्म, ठीक है। तो एक समान जीवाश्म हमें उपलब्ध हुए। किस तरीके से? एक जीव होता है, एक सरीसृप है, मेसोसोरस, और ये जो मेसोसोरस जीव है ना, ये हमें प्राप्त हो रहा है। इसके जो कंकाल हैं वो आज भी हमें प्राप्त होते हैं मेसोसोरस जीव के। और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमें ब्राज़ील और अफ्रीका से प्राप्त हो रहे हैं। ब्राज़ील और अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा दूरी है, लेकिन यदि एक ही जीव दो जगहों पर उपलब्ध है, इसका मतलब हो सकता है कि ये महाद्वीप पहले एक साथ में जुड़े हुए थे, इस वजह से इन पर वो जीव रहा होगा। और जब ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो ये मेसोसोरस जीव के जो कंकाल हैं वो हमें कुछ ब्राज़ील में मिल जाते हैं और कुछ अफ्रीका में मिल जाते हैं। और ये महाद्वीप काफ़ी दूर हो गए, इनका विस्थापन होता गया और ये इतनी दूर आ गए, ठीक है। और ये जो मेसोसोरस जीव है ये खारे पानी में रहने वाला कोई जीव है, सरीसृप है ये, ठीक है, जिसके उदाहरण हमें ब्राज़ील और अफ्रीका से देखने को मिले हैं। तो एक समान जीवाश्म के अंदर आप लिख लेना कि मेसोसोरस के उदाहरण हमें देखने को मिले हैं, अलग अलग महाद्वीपों पर हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें और भी कई सारे उदाहरण देखने को मिली है। एक और जीवाश्म हमें देखने को मिला है जिसे अपन ग्लोसोप्टारिस कहा जाता है, ग्लोसोप्टारिस। यह एक प्रकार की वनस्पति है, इसके भी हमें एक समान उदाहरण देखने को मिले हैं और अलग अलग महाद्वीपों से देखने को मिले हैं। इसके अलावा और भी एक चीज और प्राप्त हुई है, लेमूर भी प्राप्त हुआ है। तो यह भी कोई जीव रहा होगा जो हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एक इसके अलावा सिनोग्राथस और है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, सिनोग्राथस। इसके भी हमें एक समान उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिन महाद्वीपों में 4-4 हज़ार किलोमीटर लंबाई की दूरी हमें देखने को मिलती है, 4-4 हज़ार किलोमीटर दूर जो महाद्वीप हैं उन पर भी हमें ऐसे कंकाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर जीवाश्म के अंदर एक चीज और लिख लीजिए, कोयला। ठंडे प्रदेशों में अंटार्कटिका महाद्वीप को आप जानते होंगे, पूरा का पूरा बर्फ से ढका पड़ा है, वहां पर हमें कोयला मिला है। वहां पर तो पेड़ पौधे ही नहीं उग सकते, तो वहां पर कोयला आया कैसे? इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि ये क्षेत्र पहले एक जगह पर थे जब यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति उगा करती थी, लेकिन जब ये धीरे धीरे अलग होते हैं तो
महाद्वीपों का विस्थापन हो जाता है। तो एक समान जीवाश्म के हमें उदाहरण देखने को मिले हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, याद रख लेना भैया, ठीक है। तो इन चीज़ों को उदाहरण रख लेना। हमें पक्ष में क्या तर्क मिलते हैं, जिग्सा फिट देखने को मिलता है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों को जोड़ने से लगता है कि दोनों एक साथ में जुड़े रह सकते हैं आराम से। टिलाइट जो जीवाश्म है, जो चट्टान हमें प्राप्त हुई है टिलाइट, जो हिमयुग रहा है उस क्षेत्र में रही है, तो मतलब ये बर्फ से संबंधित चट्टान है। जब बर्फ पिघलती है तो धीरे धीरे अवसाद जाता है, अवसाद जमा होता है तो चट्टान बनती है। उसी बर्फ के पिघलने से, बड़े बड़े हिमों के पिघलने से ये टिलाइट की जो चट्टान है वो निर्मित होती है। मोटी चट्टान हमें प्राप्त हुई है। इसका मतलब अनुमान लगाया जाता है कि बड़ा हिमयुग रहा होगा जिससे लगातार पानी बहता रहा होगा, तब जाकर के टिलाइट का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत से इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्लेसर निक्षेप की बात करें तो घाना के तट से हमें सोने के अवशेष मिले हैं, और घाना के तट के पास में कोई सोने का कोई प्रमाण नहीं है। वो यदि रहा है तो वो ब्राज़ील का क्षेत्र है जहाँ पर हमें सोने के अवशेष प्राप्त होते हैं। एक समान जीवाश्म जिनमें मेसोसोरस एक सरीसृप प्राप्त होता है। ग्लोसोप्टेरिस जो है वो एक वनस्पति रही है। इसके अलावा लेमूर, सिनोग्राथस और कोयला, ये सभी हमें अलग अलग ठंडे क्षेत्रों से भी प्राप्त होते हैं, अलग अलग महाद्वीपों से प्राप्त होते हैं। तो अनुमान लगाया जाता है कि सभी के सभी क्षेत्र एक साथ में जुड़े रहे होंगे। तो ये हो गया वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको अपन ने जाना, जिसके पक्ष में तर्क दिए, जिग्सा फिट, टिलाइट, प्लेसर निक्षेप और एक समान जीवाश्म। तो इस तरीके से इन्होंने, वेगनर महोदय ने सीधी सीधी साफ साफ बातों में दो चीजें समझा दी कि पहले एक ही महाद्वीप था, ठीक है, वो बंट गया, इसके टुकड़े हो गए, ठीक है। टुकड़े होने पे उत्तरी वाले को अपन ने क्या कह दिया, लोरेशिया, या फिर इसी को अंगारा लैंड भी कहा गया, ठीक है, अंगारा लैंड, ठीक है। दक्षिण वाले को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। बाद में ये धीरे धीरे टूटता आज के समय की स्थिति बन जाती है, जिनमें अपन महाद्वीप देखते हैं। और कौन सा महाद्वीप कौन से क्षेत्र का भाग है, ये आपको पूरा का पूरा रट लेना है। ये हो जाता है अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। अब अपन चर्चा करेंगे कि इसमें वेगनर ने एक बात और कही है, वो चीज़ भी आप याद रख लेना। वेगनर ने कुछ बलों का भी बताया है कि इस पर जो बल लगे थे, महाद्वीपों के विस्थापन होने के लिए बल लगे थे, और इन्होंने बलों का बात की है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल और एक ज्वारीय बल। इन बलों का भी योगदान रहा है महाद्वीपों को एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करने में, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करने में इन बलों का योगदान रहा है। लेकिन जो विद्वान है, भूगोलवेत्ता है, वो मानते हैं कि जो वर्तमान में गुरुत्वाकर्षण बल हमें देखने को मिलता है, उस गुरुत्वाकर्षण से बल से तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत भी नहीं हिल सकता। तो आप मुझे ये बताइए कि इतने से गुरुत्वाकर्षण बल से कैसे संभव हो सकता है कि इतने बड़े बड़े महाद्वीप खिसक जाए। तो ये संभव नहीं है। इनकी जो है वो आलोचना की गई है विद्वानों के द्वारा कि ये वेगनर ने ये गलत चीज़ बताई है कि इन आकर्षणों के, इन बलों से कोई फायदा नहीं है, इतने बड़े महाद्वीप खिसकना बहुत असंभव है। जिस तरीके से वेगनर ने महाद्वीपों की स्थापना की बात की है, उतने समय में ऐसा संभव नहीं हो सकता, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। और वेगनर महोदय ने एक बात और कही है, और वो बात क्या है कि जब प्लेटें खिसक रही थी ना, ठीक है, जब प्लेटें खिसक रही थी, जैसे ये मान लो उत्तरी अमेरिका मान लो, ये दक्षिण अमेरिका मान लो, तो ये प्लेटें दक्षिण की ओर खिसकती जा रही थी। इधर की तरफ अफ्रीका वाला प्लेट है, ठीक है, तो इस तरीके से ये अफ्रीका प्लेट मान लीजिए, तो ये खिसकती जा रही थी। तो यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होता है दक्षिणी अमेरिका में, एक पर्वत का निर्माण होता है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका वाले पर्वत श्रृंखला को रॉकी पर्वत कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका वाली पर्वत को एंडीज पर्वत कहा जाता है, जो कि काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं रही है पूरे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। तो वेगनर ने कहा है कि जब ये महाद्वीप खिसक रहे थे ना, तो अंदर का जो मैग्मा है, पृथ्वी की परत किस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है।
और इसके नीचे जो मेग्मा है इस तरीके से बह रहा है, ठीक है, इस तरीके से बह रहा है। और जब ये बह रहा था तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से बह रहा था। इस तरीके से बहने से महाद्वीप टूट जाता है और महाद्वीप के टूटने के बाद में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और फिर इन्होंने कहा है कि जब ये महाद्वीप खिसक रहे थे तो जो ये मेग्मा है इसी की वजह से इसको कहा इन्होंने सीमा, ठीक है, इसको कहा है सियाल, ठीक है, इसको सियाल, इसको सीमा कहा जाता है, ठीक है। तो सीमा के प्रतिरोध के कारण यहाँ पर ये पर्वतों का निर्माण हुआ है कि मतलब महाद्वीपों के बीच में जो सीमा है वो खिसकना बंद कर देती है और खिसकना बंद करने के बाद में जो है वो पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि उत्तरी अमेरिका में हमें रॉकी पर्वत, दक्षिणी अमेरिका में हमें एंडीज पर्वत देखने को मिलता है जो सीमा के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हुई है। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि जो अपने महाद्वीप है वो नीचे जो अपना मेग्मा लावा भरा पड़ा है उस मेग्मा के ऊपर महाद्वीप तैर रहे हैं और कुछ समय बाद में वो कहते हैं कि सीमा, जिनको अपन कहते हैं मेग्मा, तो ये मेग्मा वाला क्षेत्र है सीमा, इसी सीमा की वजह से पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो ये भी उनकी आलोचना की जाती है कि ये कैसे संभव हो सकता है। पहले तो आप बोल रहे हो कि सीमा के ऊपर सियाल तैर रही है और फिर आप बोल रहे हो कि सियाल के ऊपर जो सियाल जो तैर रहा है उस पर सीमा ने प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सीमा ने रोक लिया? सीमा तो वैसे भी पानी की तरह है, ठीक है, एक मेग्मा के रूप में है, तो वो तो कैसे रोक सकती है? ये तो संभव नहीं हो सकता। इसलिए वेगनर महोदय की काफ़ी सारा विरोध किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने पर्वत निर्माण के संबंध में भी बताई है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पर्वतों की। ये हो जाता है अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब मैं आपको बताता हूँ आर्थर होम्स का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत आर्थर होम्स का। इसको अपन बोलेंगे संवहन धारा का सिद्धांत। इसको बोला जाता है संवहन धारा का सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादन किसने किया? आर्थर होम्स ने। कब किया? 1928-29 ईस्वी में संवहन धारा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्थर होम्स ने किया है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन्होंने दो भागों में बांटा। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो भागों में बांटा की संरचना दो भागों में बांटा। पहली परत जो हो जाती है उसको इन्होंने क्या कहा है? क्रस्ट, ठीक। दूसरा जो परत है ये पिघली हुई परत बताते हैं ये, ठीक है। और इनके द्वारा ये जो पिघली हुई परत है इसे अधः स्तर कहा गया है, अधः स्तर कहा गया है। तो आर्थर होम्स ने पृथ्वी की संरचना को दो भागों में बांटा है। एक हो जाती है क्रस्ट, दूसरी हो जाती है अधः स्तर, ठीक है। क्रस्ट वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो ये अपना वही हो जाता है क्रस्ट, सियाल प्लस सीमा का कुछ हिस्सा, सियाल प्लस सीमा का ऊपरी हिस्सा, ठीक है। सीमा का जो ऊपरी हिस्सा है वो हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि पृथ्वी की संरचना को इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक का नाम है क्रस्ट, दूसरी का नाम है अपना क्या नाम हो जाता है? आर्थर होम्स ने जो बांटा है तो वो बांटा है दो भागों में। सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही है, सियाल जो है वो अधः स्तर पर तैर रही है। इन्होंने भी वही तर्क दिया है कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, ठीक है, ये जो प्लेट है पृथ्वी की, ये किसके ऊपर तैर रही है? संवहनीय धाराएं बह रही है नीचे। इस तरीके से बह रही है संवहनीय धाराएं। और संवहनीय धाराएं कुछ और नहीं है, जैसे अपन चाय के बर्तन के अंदर अपन पानी उबालते हैं ना, चाय जब बनाते हैं उस समय आपने देखा होगा पानी को जब उबालते हैं तो नीचे से जो उसका तलवा होता है, चाय का जो अपना बर्तन होता है
उस बर्तन के नीचे जब अपन आग लगाते हैं तो ठीक है, तो आग से ये पानी गर्म होता है। गर्म होने के बाद में महीन महीन जो बुलबुले हैं वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, ऊपर की तरफ जो है वो बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बुलबुले उठना शुरू हो जाती है चाय के बर्तन के अंदर, होता है ना। तो ये जो धाराएं हैं, ये जो बुलबुले उठ रहे हैं, इन्हीं को संवहन धाराएं कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। प्लेटें पहले इस तरीके से थी, क्रस्ट वाली प्लेटें। ठीक है, इस तरीके से थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से बहती हुई संवहनीय धाराएं आती है। ठीक है, इस तरीके से बहती हुई आती है। और कई जगहों पर अपन देखते हैं तो दूसरी संरचना हमें ये देखने को मिलती है कि अभी तो ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आ रही है। कहीं कुछ जगहों पर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से जाएगी, उल्टी जाएगी। ठीक है, तो उल्टी जाएगी तो इस परत के ऊपर जो होगी वो परत है जो दो टुकड़ों में बंट जाएगी। एक परत इस वाली धारा के साथ में चली जाएगी, एक परत इस वाली धारा के साथ में चली जाएगी। तो ये क्या है, ये अपनी संवहन धाराएं होती है। पृथ्वी जो है वो प्लेट जो है वो संवहनीय धाराओं की वजह से प्रवाहित होती है। ये दोनों प्लेटें आपस में आएगी, टकराएगी। टकराने की वजह से क्या होएगा, टकराने की वजह से यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। ठीक, इन क्षेत्रों पर। ठीक है, और यदि इनमें दरार आती है तो ये मान के चलिए जो लावा है वो धीरे धीरे निकलता है, निकल करके क्या होता है, परतों पर जम जाता है। यही संवहनीय धारा है। संवहन धारा का सिद्धांत यही कहता है कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो परतों में बंटी हुई है। ठीक है, और जब इसमें दरार होती है तो लावा जो है वो इधर से निकलता है, इधर जमा होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से जमा होना शुरू हो जाता है। और इन्होंने कहा है कि फिर ये फिसलता फिसलता थोड़ा लंबा जाने लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से जाने लग जाता है। ठीक है, परत को इतना लंबा कर लीजिए, परत को और लंबा कर लीजिए। तो इन्होंने कहा है कि जहाँ से दरारी उद्गार हो रहा है, जहाँ से लावा निकल रहा है, उस क्षेत्र में नई परत जम जाएगी, क्योंकि लावा जो आ रहा है वो ऊपर आकर के जम जाएगा। और जहाँ पर ये दूरी, जिस तरीके से अपन दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें पुरानी परतें मिलेगी। तो इस क्षेत्र में हमें पुरानी परत देखने को मिलेगी और इस क्षेत्र में हमें नई परत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये संवहनीय धाराएं ऊपर की तरफ बहती रहती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर, जो क्रस्ट को दो भागों में भी विभाजित कर देती है। कभी कभी कंडीशन ये होती है कि दो प्लेटों को एक प्लेट के टुकड़े हो जाते हैं, या फिर इसमें दरार गिर जाती है, या फिर कई बार ये होता है कि ये दो प्लेटें हैं या तो इस तरीके से आ जाती हैं। हाँ, संवहनीय धारा के सिद्धांत के अंदर 3 कंडीशन बनती है, वो चीज़ भी आप नोटिस कर लीजिएगा है। तो इन्होंने कहा है अपवेलिंग और डाउन वेलिंग कहा है संवहनीय धाराओं से संबंधित। इन्होंने एक वर्ड काम में लिया है कि जब धाराएं इस तरीके से बहेगी ना, इस तरीके से बहेगी, तो इसे कहा जाएगा अपवेलिंग। अपवेलिंग। और जब धाराएं इस तरीके से बहेगी ना, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा डाउन वेलिंग। अप वेलिंग और डाउन वेलिंग। तो इन्होंने कहा है कि संवहनीय धाराएं जो है वो इस तरीके से बहती है, या तो वो अप वेलिंग की तरह बहेगी या फिर वो डाउन वेलिंग की तरह बहेगी। जब अप वेलिंग की घटना होगी तो महाद्वीप अलग अलग हो जाएंगे, और जब डाउन वेलिंग की घटना होगी तो जब जो महाद्वीप होंगे यहाँ पर वो पास पास में आकर के एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। एक दूसरे से भिड़ने की वजह से उनमें क्या होगा, फिर उनमें दरारें आ जाएगी या फिर उनमें पर्वतों का निर्माण होगा। तो इस तरीके से संवहन धारा के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया है। किसने किया है प्रतिपादित? आर्थर होम्स ने। तो इन्होंने अप वेलिंग और डाउन वेलिंग 2 घटनाएं बताई है। ठीक है, और संवहनीय तरंगों का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है, और जो संवहनीय तरंगे हैं, संवहनीय तरंग,
इनका निर्माण किस तरीके से होता है, तो समवहनीय तरंगों का जो निर्माण है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों की वजह से होता है। और रेडियो सक्रिय पदार्थ पृथ्वी में कौन कौन से हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थों की घटनाओं की वजह से होता है, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थों की, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे हमें देखने को मिल जाते हैं पदार्थ। रेडियम, रेडियम ये क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं और इनके जो घटनाएं होती है पृथ्वी के अंदर उसकी वजह से जो वो है मैग्मा उबलता है। जैसे जैसे वो उबलता जाता है उस तरीके से वो पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाता रहता है, जो पृथ्वी की क्रस्ट है उसकी तरफ आता रहता है। क्योंकि एक सिद्धांत है, एक तरीके से कहा जाता है कि जब गर्म चीज़ होती है ना, गर्म चीज़ वो हमेशा ऊपर की तरफ आती है और जो ठंडी चीज़ होती है ना वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। गर्म हवाओं को भी देख लीजिए आप, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी, ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आएगी। क्योंकि इनका वजन ज़्यादा होता है तो वो नीचे रहती है, इनका वजन हल्का होता है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। वही घटना है, पानी भी जो होगा वो गर्म होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो ठंडा रहेगा वो नीचे आता जाएगा। वैसे तो पूरा का पूरा गर्म पड़ा है लेकिन उनके भी तापमान में अंतर देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि समवहनीय धाराएं जो है वो अपवेलिंग और डाउन वेलिंग की घटनाएं होती है। इस तरीके से हो जाता है हमारा समवहनीय धारा का सिद्धांत, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है अपना समवहनीय धारा का सिद्धांत। और अब अपन चर्चा करते हैं अपने अलग सिद्धांत की, जिसे अपन लोग हैरी हेस का समुद्री तल प्रसार सिद्धांत कहते हैं। समुद्री तल प्रसार सिद्धांत, ठीक है, समुद्री तल प्रसार सिद्धांत, ठीक है। अब अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। और समुद्री तल प्रसार सिद्धांत की यदि चर्चा की जाए ना तो आप ये याद रख सकते हैं अब अपन चर्चा करने वाले हैं समुद्री तल प्रसार सिद्धांत के बारे में। कौन से सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, समुद्री तल प्रसार सिद्धांत के बारे में, ठीक है। समुद्री तल प्रसार सिद्धांत जो है वो हैरी हेस के द्वारा दिया जाता है। हैरी हेस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था और यह जो सिद्धांत है वो वर्ष 1961 में प्रतिपादित किया जाता है, ठीक है। समुद्री तल प्रसार सिद्धांत का कहना क्या है, तो इनका साफ साफ यही कहना है कि जो पृथ्वी जो है हमारी प्लेटों में विभक्त है और वो जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और मैग्मा जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। तो ये जो मैग्मा है वह किस तरीके से प्रवाहित होता रहता है, तो ये ऊपर की तरफ प्रवाहित होता रहता है। और जब भी इसको मौका मिलता है, इसको जब भी कोई छोटी मोटी दरार भी मिल जाती है तो यह मैग्मा क्या करता है, ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है और इधर जमना शुरू हो जाता है, दोनों तरफ जमना शुरू हो जाता है। और जब ये जमता जाता है तो फिर ये इस तरीके से जमता जाता है, फिर ये थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, इस बार निकलेगा वो और आगे तक जाएगा, इस बार निकलेगा वो और आगे तक जाएगा, तो इस तरीके से बहता रहता है। तो समुद्री तल प्रसार सिद्धांत का कहना यही है कि जो महासागरीय प्लेटें हैं उनका विस्तार हो रहा है और वो किस तरीके से हो रहा है, तो वो इस तरीके से हो रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो प्लेटें होंगी वो शायद बाहरी प्लेटें भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो प्लेट होगी अपनी, ये भारी प्लेट भी हो सकती है, ये जो प्लेट है अपनी भारी प्लेट होगी। और ये हिस्सा जो होगा इसका, ये एक छोटा मोटा हिस्सा हो सकता है। इसके आगे भी कोई ना कोई प्लेट ज़रूर होंगी और जो प्लेटें होंगी वो शायद भारी हो सकती है। और भारी प्लेटें होने की वजह से इनका जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ हो सकता है। तो इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। ये जो प्लेटें हैं उनके टुकड़े हो जाएंगे, माल निकलेगा, मैग्मा निकलेगा लावा के रूप में और वो धीरे धीरे जमता शुरू हो जाएगा।
अपन समुद्री तल प्रसार सिद्धांत की बात करें तो इसमें महासागरीय प्लेटों की चर्चा की गई है और इनमें कहा गया है कि जैसे जैसे अपन इन महाद्वीपीय कटकों के पास में देखेंगे, हमें एक मोटा मोटा उदाहरण देखने को मिलता है अटलांटिक महासागर में। एक ऐसा आकर में अटलांटिक महासागर है जिसके अंदर एक बड़ी सारी कटक निर्माण है। कटक क्या होता है? कटक क्या होता है इसकी यदि मैं चर्चा करूं तो आप ये मान लीजिए कि समुद्र के अंदर बड़े बड़े पर्वत होते हैं। जिस तरीके से हिमालय की पर्वत श्रृंखला हमें भारत में देखने को मिलती है, उसी तरीके से समुद्र के भीतर भी इस तरीके के कटक देखने को मिलते हैं जो समुद्र में लावा के जमने की वजह से होते हैं। बड़ी बड़ी दरारें होती है, लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी यह कटक है जो मध्य अटलांटिक कटक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये एक पर्वत के रूप में है, याद रखना, एक पर्वत के रूप में है। और जब ये प्लेटें ना, जब ये माल जमता रहता है तो ये लावा इस प्लेटों को दूर भी करता रहता है धीरे धीरे। ये संवहनीय धाराएं भी चलती रहती है साथ में इधर। ठीक है, और ये जब धाराएं बहती रहती है ना आगे की तरफ, तो ये प्लेटों को दूर खिसकाती रहती है। जैसे जैसे प्लेटें दूर खिसकती जाएगी तो इन प्लेटों के नीचे ये खिसक जाएगी, और नीचे के नीचे खिसकने के बाद में ये वाला हिस्सा जो है वो टूट जाएगा। टूटने के बाद में ये पिघल जाएगा, इधर की जो प्लेट है वो भी पिघल जाएगी। ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये पिघल जाएगा और पिघल करके मैग्मा के रूप में बन जाएगा। तो ये कुछ घटनाएं होंगी। और अपन को ये याद रखना है कि जहाँ पर महाद्वीपीय कटक होंगे, जहाँ पर महाद्वीपीय कटक होंगे उस जगह पर नई परतों का जमाव होगा, नई परत मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम महाद्वीपीय सीमाओं के पास में, महासागरीय सीमाओं के पास में जाएंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ पर नई नई परतें जमी हुई मिलेगी। और जैसे जैसे अपन इन दूर वाले क्षेत्रों पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें पुरानी परत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि महासागरीय कटकों के पास में नई परत का जमावड़ा होता रहता है, और जब दूर दूर जाएंगे तो पुरानी परतों का जमावड़ा हमें देखने को मिलेगा। और जब और ज़्यादा दूर जाएंगे तो ये परतें अंदर धंस के फिर पिघल जाती है, और ये दूसरी जो परतें होती है वो इनके नीचे की तरफ धंस जाती है। और इस तरीके से महासागरों का धीरे धीरे प्रसार हो रहा है। ये महासागर इधर की तरफ खिसक रहा है, महासागरीय प्लेट इधर खिसक रही है, ये वाली प्लेट इधर खिसक रही है। तो यहाँ पर महासागर का प्रसार भी हो रहा है और इनका विध्वंस भी हो रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये इधर विध्वंस भी हो रहा है, ये प्लेटें टूट जा रही है, पिघल जा रही है। फिर ये मैग्मा बनेगा, फिर इस तरीके से आएगा और फिर जमता जाएगा। तो इस तरीके से महासागरों का प्रसार हो रहा है। यह जो सिद्धांत है हैरी हेस ने वर्ष 1961 में दिया था कि महासागरों का प्रसार हो रहा है। तो इन्होंने ये कहा, और इन्होंने सर्वाधिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो उदाहरण दिया वो यही दिया कि आप अटलांटिक महासागर में जो मध्य अटलांटिक कटक है उसको आप देख सकते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक जो 14,000 किलोमीटर लंबी है, वो पूरी की पूरी प्लेट, पूरा का पूरा वो पहाड़ी इलाका जो है समुद्र के नीचे है, इसलिए उसको कटक बोल देते हैं। और यदि वो महाद्वीपों पर होता तो उसे अपन क्या कह देते? महाद्वीपों पर होता तो उसे क्या बोल देते अपन? पहाड़ बोल देते। ठीक है, यहाँ तो पहाड़ बोल देते, और जब महासागरों के अंदर होएगा तो उसको कटक बोल देंगे। तो हैरी हेस ने क्या कहा कि बोलो मध्य अटलांटिक कटक को आप देखिए, और जो देखोगे तो उसके पास की जो परतें हैं वो जो है वो नई परत है, और जो दूर जाएंगे तो वहाँ पर हमें पुरानी परत मिलेगी। तो इसका मतलब हो गया कि महासागरीय समुद्री तल का जो प्रसार है उसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि नई परत कौन सी है और पुरानी परत कौन सी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल जाता है। दूसरी चीज़ कि ज्वालामुखी की गतिविधियाँ होती है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी कहा है कि ये नई परतें तो जमेगी, नई और पुरानी तो पुरानी टूटती जाएगी, नई जमती जाएगी। ये प्रक्रिया तो प्रोसेस तो होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा महाद्वीप अपन देख रहे हैं, ठीक है, इस महाद्वीप के टकराने की वजह से यहाँ पर कुछ घटनाएं होंगी, और इन घटनाओं को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर घटनाएं होंगी, इधर दोनों तरफ घटनाएं होंगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हमें हर जगह घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया कि जब ये आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर दरार गिरेगी, और जब दरार गिरेगी तो इधर से भी लावा निकलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, इधर भी दरार गिर सकती है, कई बार गिर जाती है, कई बार नहीं गिरती है। तो हमें ये मान के चलिए कि समुद्री प्रसार के कारण क्या क्या घटनाएं होती है वो अपन देख लेते हैं। तो समुद्री तल प्रसार सिद्धांत के कारण कई सारी घटनाएं होती है। एक तो कटकों का निर्माण होता है, कटकों का निर्माण, ठीक है। दूसरी चीज महासागरीय परत की आयु हमें पता चलती है, परत की आयु का हमें पता चल जाता है। तीसरी घटना क्या होती है, तीसरी घटना भूकंप व ज्वालामुखी, ये घटनाएं भी हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें हर चीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कई सारे हमें उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। तो समुद्री तल प्रसार के कारण ये घटनाएं हमें देखने को मिलती है। हमें कटकों के निर्माण देखने को मिल जाते हैं, महासागरीय परतों की हम आयु का अनुमान लगा सकते हैं, कहाँ पर हमें भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं देखने को मिलेगी इस चीज़ का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमें समुद्री तल प्रसार के कारण पता चलती है। अब अपन चर्चा करेंगे मुख्य और इम्पोर्टेंट बात अपना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। इसको प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। टेक्टोनिक जो शब्द है वो यूनानी भाषा के टेक्टोनिकस शब्द से लिया गया है, और टेक्टोनिकस शब्द का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ी हुई घटनाएं, प्लेटों से संबंधित जुड़ी हुई घटनाएं, चाहे वो किसी प्रकार की तरंग हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे महाद्वीपों का निर्माण हो, चाहे महासागरों का निर्माण हो, या फिर अपन कह सकते हैं पहाड़ों का निर्माण हो, कुछ भी हो, वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंदर पढ़ा जाता है। अब तक अपन लोगों ने संवहनीय धाराओं के बारे में पढ़ा, अब तक अपन लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से महाद्वीपीय परतें गल जा रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात की जाए तो इसमें भी वही, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो दो तरीके से बटी रहेगी। एक परत तो वो हो जाएगी जिसे अपन क्रस्ट कहेंगे, और दूसरा परत जो हो जाएगी उसे अपन मेंटल कहेंगे, ठीक है। तो इसको अपन मेंटल कहेंगे, जो एक पानी के रूप में है, मेग्मा के रूप में है, मेग्मा के रूप में है मेंटल, ठीक है। तो ये परतें तो वही रहेगी, और ये जो पानी है वो पिघला हुआ है, इसके ऊपर तैरती रहती है क्रस्ट वाली परतें। और क्रस्ट वाली परतें कौन कौन सी हो जाएगी, कुछ जगह पर हमें महाद्वीप देखने को मिल जाएंगे, और कुछ जगहों पर हमें महासागर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये महाद्वीप और महासागर जो भी प्लेटें होती है, ये प्लेटें ही होती है, क्रस्ट का ही ये सब भाग होती है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की चर्चा की जाए तो इस सिद्धांत को मैकेंजी और पार्कर के द्वारा वर्ष 1967 में दिया गया था। 1967 में मैकेंजी व पार्कर, ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को दिया था। प्लेटों की जो गतिविधियां होंगी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेटों की तीन प्रकार की गतिविधियां हो सकती है। या तो अपसरण की गतिविधि होगी, या तो अपसरण हो सकता है, मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा सकती है, ठीक है, ये घटना हो सकती है। या फिर अभिसरण की घटना हो सकती है, अभिसरण की घटना हो सकती है जिनमें प्लेटें एक दूसरे के पास आएगी, ठीक है। तीसरी घटना हो सकती है परिवर्तन सीमाएं, या फिर तीसरी घटना हो सकती है अपनी परिवर्तन सीमाएं। इस घटना में क्या होगा, न तो प्लेट दूर जाएगी न पास आएगी, एक दूसरे के इस तरीके से जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के इस तरीके से जाएगी। ये तो चलो मैंने उल्टा बना दिया, इसको सीधा बना देता हूँ। एक प्लेट इस तरफ जाएगी, एक प्लेट इस तरफ जाएगी, दोनों समानांतर रहेंगी, ठीक है।
तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के इस तरीके से रहेगी, ठीक है, परिवर्तन सीमाएं। ज़्यादातर हमारी इंपॉर्टेंट जो बात हो जाती है वो हो जाती है अपसरण और अभिसरण की घटनाएं। इनकी वजह से क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। अब मैं आपके सामने अपसरण की घटना से संबंधित कुछ उदाहरण लेके आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक जो है वो घटना होगी, प्लेट विवर्तन की जो घटना होगी, ठीक है। प्लेट विवर्तन की घटना के वजह से क्या क्या हो सकता है, हमें प्लेट विवर्तन की घटना के साक्ष्य बताइए, साक्ष्य या फिर प्रमाण। क्या कोई ऐसा उदाहरण है क्या आपके ध्यान में जो प्लेट विवर्तन की घटना की वजह से हुआ हो? क्या कोई साक्ष्य है कि प्लेट विवर्तन की घटनाएं हो रही है? जी हाँ, ऐसे कई सारे साक्ष्य मिलेंगे। साक्ष्य के अंदर आप बता सकते हैं हिमालय का अभी भी निर्माण हो रहा है, हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है, ठीक है। ये प्लेट विवर्तन की घटना का ही एक भाग है। प्लेट विवर्तन की घटना यहाँ पर देखने को मिलती है, जो अपनी प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के टकरा रही है, जिसके वजह से हमारे हिमालय का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर भूकंप के झटके आज भी महसूस किए जाते हैं बहुत सारे। आप गूगल उठाना, न्यूज़ उठा लेना, आपको पता चलेगा कि हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी बार हमें क्या देखने को मिल जाता है, हमें यहाँ पर वो देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर कई सारी घटनाएं देखने को मिल जाती है। तो अब हमें जो है हिमालय के निर्माण अभी भी जारी है वो उदाहरण देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रिंग ऑफ फायर के अंदर अगर आप देखेंगे तो रिंग ऑफ फायर, अब ये मत पूछना कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, जाइए गूगल पे चेक कीजिए रिंग ऑफ फायर, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती है, ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाएं जहाँ पर देखने को मिलती है। तो रिंग ऑफ फायर के अंदर हमें ज्वालामुखी, तो इसको आप कह सकते हैं पैसिफिक प्लेट जो है अपनी वहाँ का क्षेत्र है, ज्वालामुखी और भूकंप। ये रहे साक्ष्य, प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य हैं, ज्वालामुखी और भूकंप के जो झटके आज भी महसूस किए जाते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी द्वीप हमें देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी घटनाएं वहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और साक्ष्य है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का, जिसे अपन जीपीएस और सैटेलाइट कहते हैं, जीपीएस और सैटेलाइट। ये जो घटनाएं हैं जो आसमान में छोड़ रखे हैं अपन ने 400 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो ये सैटेलाइट वगैरह जो अपन ने लगा रखी है, उन्होंने भी इस बात का प्रमाण दिया है कि महाद्वीप की जो घटनाएं हो रही है, महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है वो जो है उसकी घटनाएं सारी की सारी हमें सैटेलाइटों की से हमें देखने को मिल रही है। और इन्होंने कहा है पिछले 20 वर्षों से इन्होंने नज़र लगाए हुए हैं, उसमें उन्होंने पाया कि लगभग 0.6 इंच प्रति वर्ष, या फिर इसे 0.6 इंच बोल दीजिए, या फिर 1.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, प्रतिवर्ष महाद्वीप खिसक रहे हैं, 1.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष खिसक रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। और भी अगर आप देखना चाहें तो हम कटकों को देख सकते हैं। महासागरों के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमें दो चीज़ें घटनाएं देखने को मिलेगी, कटक, और कटक के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि कटक के जो पास वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमें नई परत देखने को मिलेगी, ठीक। कटक के यदि अपन दूर जाएंगे तो हमें पुरानी परत देखने को मिलेगी, ठीक है। कटक से दूर जाने पर हमें पुरानी परत नज़र आती है, कटक के जब पास में देखते हैं तो हमें नई परत देखने को मिलती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसका जो है वो कटक निर्माण हो रहा है, जो अपन ने संवहनीय धारा के सिद्धांत में भी देखा था कि किस तरीके से मैग्मा बाहर की तरफ निकल रहा था, समुद्र तल का प्रसार हो रहा है। वो अपन ने समुद्र तल प्रसार सिद्धांत को देखा था, उसमें भी अपन ने देखा था कि कटक के पास में जो होगी वो नई परत होगी, वो
जो दूर होगी वो पुरानी परत होगी, और जो पुरानी परत है उसका विध्वंस होता रहेगा। और इसी कटक के निर्माण से संबंधित घटनाओं में हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, गर्त भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें अपन ट्रेंच के नाम से जानते हैं। गर्त बोले तो इस गर्त को यदि आप समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके का गड्ढा होगा समुद्रों में तो उसे ट्रेंच या फिर गर्त के नाम से जाना जाता है। तो ये सब साक्ष्य हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सैटेलाइट से हमने देखा तो हमें पता चला कि 0.6 इंच प्रतिवर्ष हमारी धरती, हमारा जो प्लेटें हैं वो खिसक रही है। ठीक है, हिमालय का निर्माण जारी है, हमें भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। इससे भी हमें पता चलता है कि प्लेट के अंदर जो विवर्तनिकी है वो घटनाएं हो रही है, प्लेट से विवर्तनिक घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। प्लेटें आपस में टकरा रही है, कुछ प्लेटें दूर जा रही है, तो ये घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। रिंग ऑफ फायर को यदि देखेंगे तो पूरी की पूरी पैसिफिक प्लेट है, उसके चारों ओर एक तरीके से कहा जाए तो रिंग ऑफ फायर को इस तरीके से घटनाएं बन रही है, इस तरीके से एक रिंग बन रही है। और इस रिंग के अंदर हमें जहाँ जहाँ पर भी प्लेटें जुड़ी हुई है उन सीमाओं पर बड़ी बड़ी घटनाएं, महासागरीय घटनाएं, भूकंप घटनाएं और ज्वालामुखी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। ये सब साक्ष्य है। कटकों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नई परतें बनती जा रही है और पुरानी परतें विध्वंस होती जा रही है। और जहाँ पर नई परतें बन रही है वहाँ का पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होता है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि वो गर्म पानी मैग्मा की वजह से ही हो रहा होगा। तो ये सब घटनाएं हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये समुद्र में और पूरी पृथ्वी पर हमें देखने को मिलती है। तो ये सब साक्ष्य हैं जो हमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के होने के प्रमाण उपलब्ध कराते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी घटनाएं होती है। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग प्रमुख प्लेटें हैं उनको याद रखना। प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी है, ये एक चीज़ आप याद रख लेना, गूगल उठा लेना, चेक कर लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, कौन कौन सी प्लेटें कहाँ कहाँ हैं। एक प्लेट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक, दूसरी प्लेट है उत्तरी अमेरिका प्लेट। ठीक, तीसरी प्लेट हो जाती है अपनी दक्षिण अमेरिका प्लेट। ठीक है, एक प्लेट और हमारी हो जाती है जिसे अपन अफ्रीका प्लेट कहते हैं, अफ्रीकी प्लेट। ठीक है, एक प्लेट अपनी यूरेशियन प्लेट हो जाती है, यूरोप और एशिया की प्लेट जो है उसे सम्मिलित रूप से यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। और यूरेशियन एक ही प्लेट है, दो प्लेटें नहीं है। ठीक है, तो ये प्लेटें जो महाद्वीपों से संबंधित मोटी मोटी प्लेटें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा छोटी मोटी प्लेटें और भी देखने को मिलती है, जिसमें अपने को प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट देखने को मिलती है, प्रायद्वीप भारत, भारतीय प्लेट, ये हमारी एक प्लेट हो जाती है। एक हो जाती है नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट। ठीक है, एक प्लेट और हो जाती है हमारी जुआन डे फूका प्लेट, जुआन डे फूका। एक हमारी ये प्लेट हो जाती है जिसको जुआन डे फूका प्लेट के नाम से जाना जाता है। एक हमारी अरब प्लेट हो जाती है, एक हमारी फिलीपीन प्लेट हो जाती है। ठीक है, एक हमारी फूजी प्लेट हो जाती है। ठीक है, एक हमारी कैरोलिन प्लेट हो जाती है। ये कुछ प्लेटें हैं जो हमारी धरती पर हमें देखने को मिलती है, वर्तमान में भी मौजूद है। गूगल पे जाना, चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगी सारी की सारी प्लेटें। एक ही मानचित्र में हमें ये सारी प्लेटें देखने को मिल जाएगी। इनको रट लेना, कौन सी प्लेट कहाँ पर स्थित है, आपके क्वेश्चन बन सकता है। गूगल पर जाइए और चेक कीजिए। ठीक है, ये हो जाती है अपनी प्लेटें, अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इसके अलावा छोटी मोटी प्लेटें हैं, उनमें प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट, नाज़का प्लेट, जुआन डे फूका प्लेट, अरब प्लेट, फिलीपीन प्लेट और फूजी प्लेट और कैरोलिन प्लेट। ये हमारी प्लेटें हो जाती है जो हमें याद रखना है।
कौन से की कहाँ पर लोकेशन है, वो सब कुछ हमें याद होना चाहिए, गूगल से ढूंढ लेना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। तो ये हो गई अपनी प्लेटों से संबंधित। अब मैंने आपको 2-3 घटनाएं बताई थी कि प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित 2-3 घटनाएं हो सकती है। या तो अपना अपसरण हो सकता है या फिर अभिसरण हो सकता है। अपसरण, अपसरण, अपसरण का मतलब हो गया प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, ठीक है। तो दूर जाने को अपसरण कहा जाता है। और जब दूर जाएगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी भ्रंश घाटियाँ, ठीक है। तो हमें भ्रंश घाटियाँ देखने को मिलेगी। और आपको कोई इम्पोर्टेंट भ्रंश घाटी बताऊं तो आप जाइए गूगल पर चेक कर लीजिए। अफ्रीका में है ग्रेट रिफ्ट वैली, यूरोप में है राइन ग्रेबेन रिफ्ट वैली। तो ये 2 भ्रंश घाटियाँ इम्पोर्टेंट है, आप जाकर के गूगल पे चेक कर सकते हैं। एक है ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि हमें अफ्रीका में देखने को मिलती है, दूसरी है ग्रेबन, ठीक है। दूसरी अपनी प्लेट कौन सी हो जाती है, राइन ग्रेबेन रिफ्ट वैली, ग्राइन ग्रेबेन वैली के नाम से इसे जाना जाता है। ये हमारी यूरोप में हो जाती है। तो जब महाद्वीप का अपसरण होगा, प्लेटों का अपसरण होगा, दूर दूर जब होएगी तो भ्रंश घाटियों का निर्माण होगा। और भी कई सारी घटनाएं होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या घटना होती है। तो इसके अंदर एक तो भ्रंशों का निर्माण होगा, भ्रंश घाटियाँ बन सकती है, ठीक। पठार बन सकते हैं। जब प्लेटें दूर होंगी तो इससे मेग्मा भी निकल सकता है। हो सकता है कि घाटी ना बने, यहाँ पर ज़्यादा कुछ दरार हो जाए और मेग्मा को निकलने के लिए जगह मिल जाए तो वो यहाँ पर पठार जमा देगा, ठीक है। यहाँ पर ये पठारी भाग हो सकता है, तो पठारों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। ये 2 चीज़ हमें जब अपसरण से संबंधित हो सकती है। महाद्वीप जब दूर जाएंगे तो ये घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। दूसरी क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी द्वीप बन सकेंगे, ज्वालामुखी द्वीप। मैंने आपको बताया कि ये मेग्मा जो जम रहा है यदि महाद्वीपों पर जमेगा तो इसे अपन पठार वाला हिस्सा कह देंगे। और यही जब मेग्मा समुद्र में जमना शुरू हो जाएगा और वो हिस्सा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, समुद्र के ऊपर तक आ जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, ज्वालामुखी द्वीप कहा जाएगा। आपको यदि कोई उदाहरण देखना हो तो आप हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप को देख सकते हैं। वो एक हमें उदाहरण देखने को मिलता है। महासागरीय कटकों का निर्माण होगा, महासागरीय कटक बन सकेंगे। तो अपसरण की घटना यदि होगी, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, तो ये कुछ संरचनाएं हमें पृथ्वी पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना, अपसरण की घटनाओं से हमें ये संरचनाएं, ये स्ट्रक्चर बनेंगे प्लेटें दूर जाने से। कहीं पर भ्रंश घाटियाँ, कहीं पर पठार, कहीं पर ज्वालामुखी द्वीप, तो कहीं पर महासागरीय कटक हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह पर जो दरारी उद्गार भी हो सकते हैं, जब प्लेटें दूर जाएगी तो दरारी उद्गार भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दरारी उद्गार भी आप लिख सकते हैं, दरारी उद्गार। जब प्लेटों का अपसरण होता है तो ये उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी। अब लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये तो अपसरण की बात हो गई। अब मैं बता देता हूँ अभिसरण की बात। अभिसरण, अभिसरण, अभिसरण का मतलब हो गया प्लेटें एक दूसरे के पास आएगी। और जब प्लेटें एक दूसरे के पास आएगी ना, तो भी कई सारी हमें घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो प्लेटें जब एक दूसरे के पास आएगी तो हमें ज्वालामुखीय चाप देखने को मिलेंगी। क्या घटना मिलेगी, सबसे पहली ज्वालामुखी चाप। ज्वालामुखी चाप बोला जाए तो क्या होता है, ज्वालामुखी की एक श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी इस तरीके से, जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होंगे कई जगह पर, ठीक है। ऐसा हमें चित्र देखने को मिल जाएगा, ज्वालामुखी चाप हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहली चीज, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आएगी तो ज्वालामुखी चाप बनेंगे, ठीक।
दरारें पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, जगह जगह पर, और दरारें पड़ेगी तो यहाँ से उद्गार होना शुरू हो जाएगा और यही इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा प्लेटों से, ठीक है, जिसे ज्वालामुखी चाप कहा जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज गर्त बनेंगी। गर्त, जब भी प्लेटों का अभिसरण की घटना होगी तो हमें गर्त बनेंगे। गर्त किस तरीके से बनेंगे, मान लो ये एक प्लेट है, ठीक है, दूसरी प्लेट जो है वो भारी प्लेट है, तो दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ घिसक जाएगी और ये यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया ना, ये कुछ वी टाइप में बन जाएगा गर्त। तो इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा होएगा ना, इसको गर्त बोला जाएगा, गर्त, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके का बन जाएगा जिसे अपन गर्त बोलेंगे, जहाँ पर थोड़ा बहुत बोले तो अवसाद इकट्ठा हो जाएगा। कोई नदियाँ इधर से बहती हुई होगी तो उसका अवसाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, समुद्र के अंदर कोई होगा अवसाद तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये गर्तों का निर्माण कब होता है, जब महाद्वीपों का अभिसरण होता है, महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है। जब महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के समक्ष आती है तो अभिसरण की घटना होती है, गर्त का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ और भी डिजाइनें, कुछ और भी स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको आप लिख सकते हैं। परतों का निर्माण होगा, वलित पर्वत का निर्माण है। और वलित पर्वत का यदि कोई आपको उदाहरण देखना हो तो अपना क्या देख सकते हो आप, प्रायद्वीपीय भारत की घटना देख सकते हो। प्रायद्वीपीय भारत, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, ये सब पर्वत किस तरीके से बने हुए हैं। जब प्लेटें आपस में भिड़ जाती है, आप एक दूसरे से टकरा जाती है, तो ये घटना हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा फोरलैंड बेसिन हमें देखने को मिलता है, फोरलैंड बेसिन, ठीक है, फोरलैंड बेसिन हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बेक आर्क बेसिन देखने को मिल जाता है। अब आप ये मत पूछना कि बेक आर्क बेसिन क्या होता है, इनको आप थोड़ा अच्छे तरीके से तभी समझ पाएंगे जब आप लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को गूगल पे चेक करेंगे कि ये बेक आर्क बेसिन जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। ये यदि आपको देखना हो तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और इन सबको ढूंढ सकते, ठीक है। तो इस तरीके की हमें जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाएंगे, बेक आर्क बेसिन, फोरलैंड बेसिन, वलित पर्वत, ज्वालामुखी चाप, गर्त, ठीक है। तो इस तरीके की हमें एक और आ जाता है ज्वालामुखी सीमाउंट, ये कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं और इन चीज़ों को यदि आपको समझना हो तो गूगल पे जाइए, चेक कीजिए, आराम से मिल जाएगा। मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि अपने पास में वाइट बोर्ड है, 3D या फिर LED वाला बोर्ड तो है नहीं जिससे अपन समझ सके। तो ये हो जाता है अपना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको अपन ने समझा। यहाँ पर मैंने आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित सब कुछ बताने की कोशिश की है, खाली अपन ने स्ट्रक्चरों को नहीं समझा है। फोरलैंड बेसिन किस तरीके का स्ट्रक्चर है, गर्त किस तरीके का स्ट्रक्चर है, फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर अपना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत होता है कंप्लीट, जिसमें अपन लोगों ने कई सारे सिद्धांतों को देखा। विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अपन ने देखा, संवहनीय धाराओं का सिद्धांत देखा, एक सिद्धांत अपन ने संवहनीय धारा से संबंधित देखा, तीसरा सिद्धांत अपन लोगों ने समुद्र तल के प्रसार से संबंधित देखा, इस सिद्धांत को देखा और इसके बाद में इन सब को मिलाकर के हमारा प्लेट विवर्तनिकी एक सिद्धांत बनता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को अपन लोगों ने देखा। तो ये 4 सिद्धांत मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए धन्यवाद दोस्तों। बाकी चीज़ें आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं।